नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 18वां चैप्टर, दैट इज अष्टादशो अध्याय व्रण लेपन बंध विधि। तो अथा तो व्रणालेपन बंध विधि अध्याय व्याख्या श्यामा यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब इसके नंतर व्रण के आलेपन और बंधन की विधि को बताने वाले अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत को कहा था। तो आलेपा आद्य उपक्रम, सबसे पहला उपक्रम है एस सर्व सोफा नाम सामान्य प्रधानतमश्च, सभी सोफों में प्रधान है, ये सामान्य है। तम च प्रतिरोगम वक्ष्याम ततो बंध प्रधानम तेन शुद्धिर व्रण रोपणम अस्थि संधिर स्थैर्य च। तो आलेप सबसे आद्य प्रथम उपचार है। तो अ से आलेप हो गया, आ से आद्य हो गया। तो समझो सबसे पहला काम ही है। यह सर्व प्रकार के शोफों में सामान्य शोफ मतलब सोजन, स्वेलिंग, स्वेत हुई, ये सब चीज़ समझ सकते हो, तथा अधिक प्रधान है। इसका विवेचन प्रत्येक रोग के वर्णन के समय किया जाएगा। आलेप के पश्चात बंध की प्रधानता होती है। बंधन से व्रण का शोधन, रोपण और अस्थि तथा संधियों की स्थिरता होती है। तो बंधन के क्या क्या लाभ होते हैं ये भी दे रखा है। शोधन करोगे बंधन से व्रण का, रोपण भी होता है, रोपण हर किसी को याद रहता है, और अस्थि और संधियों की स्थिरता होती है। तो तत्र प्रतिलोमम आलिम्प एनन अनुलोमम प्रतिलोमे ही सम्यक औषधम अतिष्ठते अनुप्रविशति रोमकूपान स्वेद वाहि विच्च सिरा मुखैर्वीर्यम प्राप्नोति। तो हमेशा आलेप को प्रतिलोम अर्थात बालों के रुख के विरुद्ध दिशा में लगाना चाहिए। क्यों? उससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। अनुलोम नहीं लगाना चाहिए। प्रतिलोम आलेप लगाने से औषधि अच्छी प्रकार वहाँ लगी रहती है, रोमकूपों में प्रवेश करती है एवं स्वेद वाहक स्रोतस तथा सिरोमुखों द्वारा भीतर जाकर बलवान होती है। तो आलेप को हमेशा आप ये समझो, असे आलेप हुआ, असे अनुलोम नहीं करना है, उसको प्रतिलोम दिशा में लगाना है। तो बालों की प्रतिलोम दिशा में लगाना है, तो उससे वहाँ पर मैक्सिमम वो एब्जॉर्प्शन भी होगा, अच्छी तरीके से वहाँ पर लगेगी भी। अगला क्या है, न च शुष्यमाणम उपेक्षेत अन्यत्र पीड़ितव्यता शुष्को ही अपार्थ को रुक करश्च। तो जहाँ पर व्रण शोभ में पीड़न कार्य करना अभिष्ट हो, उसको छोड़कर अन्य शोभ में प्रयुक्त आलेप को सूखने नहीं देना चाहिए, क्योंकि शुष्क आलेप निरर्थक और पीड़ा करने वाला होता है। तो रुक करश्च वर्ड यहाँ पर भी सुश्रुत में दे रखा है, दैट इज चरक सूत्र 18। और इसके पहले भी आपने देखा था कि पीड़ा के लिए रुक वर्ड पहले भी आ चुका है। आगे है सत्रिविध प्रलेप प्रदेप प्रदेह आलेपश्च। तो आगे है तेषाम अनंतरम प्रलेप शीत तनुर्विशोषी विशोषी च प्रदेहस्तु उष्ण शीतो वा बहलो आ बहुर्विशोषी च मध्यमो अत्र आलेप। तो प्रलेप, प्रदेह और आलेप भेद से वह लेप 3 प्रकार का होता है। उनमें भेद निम्न प्रकार से हैं। प्रलेप जो होता है ठंडा होता है, पतला होता है और पीड़ित व्रण में नहीं सूखने वाला होता है। प्रदेह की औषधि को पानी के साथ पीस करके गर्म करके वात और कफ प्रधान शोधों में करते हैं, तथा पित्त और रक्त प्रधान में शीत तथा मोटा या पतला तथा अधिक न सूखने वाला लेप करते हैं। आलेप जो होता है प्रलेह और प्रदेह के मिले हुए लक्षणों वाला होता है। तो एक वात कफ संप्राप्ति में कि वात कफ दोनों में आपको पता है शीत चीज़ें हैं, उष्ण लगानी होगी। पित्त और रक्त वाले में क्या होगा, उष्णता होती है, तो वहाँ पर शीत वाला लगाना है। तो तत्र रक्त पित्त प्रसाद कृत आलेप प्रदेहो वात श्लेष्म प्रशमनः संधानः शोधनो रोपणः शोफ वेदनापहश्च तस्य उपयोग क्षत अक्षतेषु यस्तु क्षतेषु क्षतेषु उपयुज्यते स भूय कल्क इति संज्ञां लभते निरुद्ध आलेपन संज्ञः तेन आश्रव सन्निरोधो मृदुता पूति मांसापकर्षणम अनंतरदोषता व्रणशुद्धिश्च भवति। तो इनमें आलेप रक्त पित्त प्रधान शोथ का प्रशमन करता है। प्रदेह वात और श्लेष्म प्रधान शोथ का असामक होता है। शोधक रोपक तथा शोथ और वेदना को नष्ट करता है। उसका उपयोग व्रणयुक्त शोथ तथा अव्रणयुक्त दोनों में होता है। जिसको क्षत घाव में प्रयोग करते हैं उसे प्रायः कल्क तथा निरुद्धालेपन भी कहते हैं। इससे स्राव का निरोध, स्थान का मृदु होना, सड़े गले मांस का नाश होकर व्रण की भीतरी निर्दोषता या पूया भाव होकर के शुद्धि होती है। तो प्रदेह में याद रखना, देह है तो गरम गरम सा मतलब वाली जगह होगी, तो वहाँ पर शीत चीज़ें लगाते हैं, इसलिए रक्त पित्त वगैरह में हुआ है। और आपका जो लेप है वो वात का संप्राप्ति में लगता है, और जो आपका क्या बोलते हैं आलेप आता है दोनों के बीच में आता है। तो प्रदेह, प्रलेप और ये चीज़ें, तो इसको लिख भी लेंगे तो भी याद हो जाएगा बड़े आराम से। आगे है अभिदग्धेषु शोफेषु हितम आलेपनम भवेत्।
यथा सोम दोष समनम दाह कंडु रुजापहम त्वक प्रसादनम एवारोग्यम मांस रक्त प्रसादनम दाह प्रशमनम श्रेष्ठम तोद कंडु विनाशनम मर्म देशेषु ये रोगा गुहेषु अपि तथा नृणाम संशोधनाय तेषां ही कुर्याद आलेपनम भिषक षड्भागम पैत्तिके स्नेहम चतुर्भागं तु वातिके अष्टभागं तु कफजे स्नेह मात्रा प्रदापयत। तो अविदग्ध शोफ की अवस्था में आलेपन हितकारक होता है तथा शोफों के भिन्न भिन्न दोषों का समन करता है एवं दाह कंडू और रुजा को नष्ट करता है। त्वचा को शुद्ध करने में प्रधान है, मांस और रक्त को भी शुद्ध करता है, दाह का शमन करता है। इसके अतिरिक्त सुई चुभोने किसी पीड़ा और कंडू को शांत करता है। मनुष्यों के मर्म स्थानों पर तथा गुह्य स्थानों पर जो रोग होते हैं उनकी शुद्धि या शमन करने के लिए आलेपन करना चाहिए। पित्तजन्य शोफ के आलेप में छठा भाग, वातिक में चतुर्थ भाग और कफजन्य शोथ में आठवां भाग स्नेह का प्रयुक्त करना चाहिए। आगे है तस्य प्रमाणम आद्र माहिस चर्म उत्सेदम उपदिशंति। उक्त आलेप की मोटाई भैंसे के गीले चर्म के बराबर होती है। न च आलेपम रात्रो प्रयुज्यत माँ भुश्चितम अपितो उष्मणस तद निर्गमाद विकार प्रवृत्तिरिति। तो आलेप को रात्रि के समय नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आलेप की शीतलता से रुकी हुई उस स्थान की उष्णता के नहीं निकलने से विकार की वृद्धि या अनारोग की प्रवृत्ति न हो जाए, अतः रात्रि में आलेप का निषेध है। लेकिन आप देखो फेस पैक वगैरह भी एक तरह के आलेप ही होते हैं, भले चाहे आप उनको व्रण का रोपण नहीं कर रहे हो बट वर्ण के लिए यूज़ कर रहे हो। तो लोग क्या करते हैं, रात में लगाते हो तो कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए और रात में लगा कर तो सोना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। आगे क्या है, प्रदेह साध्य व्याधो तु हितम आलेपनम दिवा पित्तरक्तम अभिघातोत्थ्य सविशे च विशेषतः न च पर्यूषितम लेपम कदाचित अवचारेत उपरियूरपरिलेपम तु न कदाचित प्रदापयेत उष्माणं वेदनां दाहं घनत्वम् अज्जनयेत स हि न च तेनैव लेपेन प्रदेहं दापयेत पुनः शुष्कभावात् स निर्भयो युक्तोऽपि स्यात् पार्थक्यः। तो प्रदेह के द्वारा साध्य रोगों में तथा अधिकतया पित्त रक्त या रक्त पित्त अभिघात और विषजन्य रोगों में दिन के समय लेप लगाना हितकारक होता है। पर्युषित अर्थात पूर्व दिन में पिसा हुआ लेप दूसरे दिन नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह प्रथम आलेप को बिना हटाए उसी पर दूसरा आलेप नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि लेप पर लेप लगाने से लेप मोटा या घन हो जाता है जिससे उस स्थान में गर्मी वेदना और दाह को उत्पन्न करता है। प्रथम बार लगाने से बचे हुए लेप को कालांतर में दूसरी बार नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वह शुष्क होने से निर्वीर्य हो जाता है जिसे लगाने पर भी कोई कार्य सिद्धि नहीं होती है। आगे है अत ऊर्ध्वम व्रणबंधन द्रव्याणि उपवेक्ष्याम तद्यथा क्षौम कार्पास बिक दुकुल कौशेय पत्रोण चीनपट्ट चर्म अंतर वलकल अलाबू शकल लता बिदल रज्जु तूल फल संतानिका लोहानिति तेषां व्याधिं कालं च अवेक्षोपयोगः प्रकरणात् च एषम आदेश। तो अब यहाँ से व्रण के बंधन द्रव्यों का उपदेश किया जाता है, जैसे क्षौम मतलब क्षण से बना, रुई भेड़ की ऊन से बना हुआ, दुकूल मतलब पट्ट वस्त्र कोशाकार कृमि से बना है रेशम, पत्रोण मतलब टसर चीन देश में बना हुआ पट्ट वस्त्र, हरियाणा आदि का चर्म, भुर्ज पत्र गूलर आदि वृक्षों की अंतर छाल, तुम्बी का टुकड़ा, लता मतलब बेलड़ी, बिदुल मतलब बांस की खपची, रस्सी, तूल फल, संतानिका मतलब मलाई, स्वर्ण रजत ताम्र लोह आदि व्याधि और काल का विचार करके इनका उपयोग करना चाहिए। इनका विशेष उल्लेख प्रकरणानुसार होगा। अब आलेप के बाद देखोगे हम बंद के बारे में बात करेंगे। तो तत्र कोश दाम स्वस्तिक अन्वेलित प्रतोली और मुतोली मंडल स्थगिका यमक खट्वा चीन विबंध वितान गोपणा पंचांगी चेति चतुर्दश बंध विदेशा तेषां नाभिव्याकृतः यः प्रायेण व्याख्याता। तो 14 तरह के बंध हैं। तो पहला क्या है, कोश, दूसरा दाम, फिर स्वस्तिक, फिर अन्वेलित, प्रतोली, मंडल, स्थगिका, यमक, खटवा, चीन, विबंध, वितान, गोफण और पंचांगी है। 14 बंध विशेष हैं। प्राय इनके नाम से ही इनके स्वरूप या रचना स्पष्ट है, तो नाम के हिसाब से दे रखा है।
तो आगे क्या है, तत्र कोशम अंगुष्ठ अंगुली पर्वसु विदध्यात, तो अंगुष्ठ और अंगुली के पोरों में कोशबंध बांधना चाहिए। दाम संबाधे अंगे, संबाध तंग या ऐठन युक्त अंग में दामबंध बांधना चाहिए। फिर संधि कुर्चकस भ्रूस्थानांतर तर करने सुस्वस्तिकम, तो संधि कुर्चक भ्रू स्तनों के मध्य हस्ततल पादतल और कर्ण में स्वस्तिक बंध बांधना चाहिए। अन्वेलितम तु शाखासु, शाखाओं में अन्वेलित बंध को बांधे। ग्रीवा मेड्र प्रतोलियम, तो ग्रीवा और मेड्र में प्रतोली बंध को बांधना चाहिए। वृत्ते अंगे मंडलम, वृत्त अंग जो गोल अंग होते हैं उसमें मंडल बंध बांधना चाहिए। अंगुष्ठ अंगुली ढ्राणेसु स्थगिकाम, तो अंगुष्ठ अंगुली और लिंग इनके अग्रभागों पर स्थगिका बंध बांधना चाहिए। ये होना चाहिए स्तोत्र अंगुली मेढ्रेसु वर्ड होना चाहिए। तो ये जो लिखा है थोड़ा सा वो लग रहा है। तो यम लवण योर यमकम, तो साथ में पार्श्ववर्ती दो व्रणों में यमक बंध बांधनी चाहिए। फिर हनुशंख गंडेसु खटवाम, तो हनु यदि होती ठोड़ी कनगट्टी और कपोल पर खटवा बंध बांधनी चाहिए। फिर है अपांग चीनम, अपांग प्रदेश में चीन बंध बांधना चाहिए। पृष्ठोदरस विबंधम, तो पीठ उधर और वक्षस्थल पर विबंध बंध बांधना चाहिए। मूर्धनी बितानम, सिर पर बितान बंध को बांधना चाहिए। चिबुक नासोष्ट बस्तिस्थ गोफणम, तो गोफण जो है ठोड़ी के नाक नासिका होंठ स्कंद और बस्ती प्रदेश में गोफड़ा बंध तथा जत्रु के ऊपर पंचली में पंचांगी बंध बांधना चाहिए। फिर आगे क्या है, जत्रोर्धन पंचांग यो वास्मिन शरीर प्रदेश सुनिविष्टो भवति तान तस्मिन विदध्यात्, तथा वैद्य अपनी बुद्धि के अनुसार जो बंध जिस प्रदेश में उपयुक्त बांध सके उसी प्रदेश में बांधना चाहिए। तो या तो जगह के हिसाब से डिसाइड कर लेना चाहिए। अगला क्या है, यंत्रणम ऊर्ध्वम अधिस्तिर्यक्ष, तो बंधन की यंत्रणा अर्थात गांठ ऊपर नीचे और तिरछी लगानी चाहिए, कभी भी उसके ऊपर तुरंत नहीं बांधनी चाहिए, उसके ऊपर बांधोगे तो दबेगा। आगे है तत्र घनाम कवलिकाम दत्वा वाम हस्तत परिच्छेम ऋजुम नाभिबद्धम संकुचम मृदुपट्टम निवेश बधनियात न च व्रणस्य उपरि कुर्याद ग्रंथिम अबाधकरम च, तो प्रथम स्थान पर मोटी कवलिका रखकर वाम हस्त मिले हुए पट्ट को दक्षिण हस्त से सीधा मोड़ के बिना ठीक तरीके से फैलाकर बांध देना चाहिए। व्रण के ऊपर पीड़ा या बाधा पहुंचाने वाली ग्रंथि नहीं लगानी चाहिए। आगे है न च विकेशिका औषध है अतिस्निग्धे अति विषमे वा कुर्वीत यस्माद अति स्नेहात क्लेदो रोक्षाद छेदो दुनयार्द यासाद व्रणवर्त्म अवघर्षणम इति, तो विकेशिका तथा औषध अधिस्निग्ध अधिक रुक्ष और विषम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके अतिस्निग्ध होने से कीचड़ होना होता है, रुक्ष होने से व्रण फट जाता है और विषम रखने से व्रण के मार्ग में घर्षण होता है। तो आप देखो, मैंने एक बार हुआ था, एक पेशेंट ने क्या हुआ था, अतिस्निग्ध कर दिया था तो उससे कीचड़ हो जाता है, और नहीं आप रुक्ष रखोगे तो जब भी ऑइंटमेंट या लोकल एप्लीकेशन किसी मेडिसिन का लगा रहे हो तो इस बात को आपको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। फिर अगला क्या है, तत्र व्रण आयतन विशेषात बंध विशेष त्रिविधो भवति गाढ़ सम शिथिलित, तो बंध के अगला कौन सा प्रकार है, तो व्रणों के आयतन स्थान दोष काल की विशेषता से बंध की भी गाढ़ सम और शिथिल, ये तीन विशेषताएं होती हैं। तो पीड़यन रुजो गाढ़ सोच्छा से शिथिल स्मृत नय गाढ़ न शिथिल समोबंध प्रकृति, तो जो बंध दबाने से पीड़ा नहीं करे उसे गाढ़ कहते हैं, जो बंध रोगी के सांस लेने से हिले उसको शिथिल कहते हैं, और जो न गाढ़ा और न शिथिल हो तो उसे संबंध कहते हैं। तो आगे है तत्र स्पिक कुच्छी कच्छा वंशणों सिरह सुगाढ़ शाखा बदन कर्ण कंठ मेढ्र मुस्क पृष्ठ पार्श उदर सुष्मा अक्षणों संधि सुच शिथिलित, तो स्थानांतर बंध वशिष्ठ, तो नितंब हो गया, कुर्ची हो गई, कच्छा हो गया, वंशण हो गया, संधि उरु और सिर, इन स्थानों में गाढ़ बंध बांधना चाहिए। हाथ पैर मुख कान कंठ लिंग वृषण पीठ पार्श उदर छाती इन स्थानों में संबंध तथा नेत्र और संधि स्थानों में शिथिल बंध बांधना चाहिए, क्योंकि नेत्र को भी खोलना होना रहता, संधि स्थान को भी मूवमेंट्स होनी है। तत्र पैतृ के गाढ़ स्थाने समम बधनीयात समस्थाने शिथिल स्थाने नैवम एवं शोडित दुष्टम च श्लैष्मिकम शिथिल स्थाने समम समस्थाने गाढ़ स्थाने गाढ़तरमम एवं वात दुष्टम च, तो दोषानुसार भी इनका सिस्टम चेंज है। तो पैतृक व्रणों में जहाँ गाढ़ बंध लगाना वहाँ संबंध बांधे, संबंध जहाँ लगाना वहाँ शिथिल बंध लगाएं, तो जहाँ शिथिल बंध बांधने का विधान हो
तो उस स्थान को खुला ही रखना चाहिए। इस प्रकार का नियम रक्त की दृष्टि से उत्पन्न व्रणों में भी जानना चाहिए। कफ से दूषित व्रणों में जहाँ शिथिल बंध बांधने का नियम हो वहाँ समबंध, सम स्थान में गाढ़ बंध और गाढ़ बंध बांधने की जगह अत्यंत गाढ़ बंध लगाना चाहिए। कफ के व्रण के अनुसार ही वात दुष्ट व्रण में भी बंधन बांधना चाहिए। यह क्या है? तत्र पैतिके सर्दी ग्रीष्मे द्विरहो बध्नियात् रक्त उपद्रुतम अपि एवं श्लैष्मिकम हेमंत बसंत वातोपद्रुतम अपि एवं अभ्ययूय बंध विपर्या च कुर्यात्। तो पित्त दृष्टि से उत्पन्न व्रण को शरद तथा ग्रीष्म ऋतु में दिन में 2 बार सुबह शाम बांधना चाहिए। इसी प्रकार रक्त दृष्टि व्रणजन्य व्रण में भी 2 बार बांधे। कफ की दृष्टि से उत्पन्न व्रण को हेमंत तथा बसंत ऋतु में तीसरे दिन खोलकर बांधना चाहिए। वायु से दूषित व्रण का भी इसी नियमानुसार बंधन करना चाहिए। इस तरह स्थान, दोष और काल का विचार करके बंधन विधि में विपर्य करना चाहिए। तो आप ये देखो, अगर गर्मी का जैसे शरद और ग्रीष्म दोनों में गर्मी रहती है और पित्त दृष्टि से रहता है तो दिन में 2 बार उसको चेंज करते हैं, यानी कि बंधा हुआ पड़ा रहने देते हैं तो सड़ जाएगा। और इसी तरीके से कफ वाले को रोज रोज करोगे तो फिर जल्दी हीलिंग नहीं हो पाएगी। आगे तत्र सम शिथिल स्थानेषु गाढ़ं बंधे विकेशिका औषध निरर्थक्यम शोक वेदना प्रादुर्भावश्च गाढ़ सम स्थानेषु शिथिलं बद्धे विकेशिका औषध पतनं पट्ट संचाराद व्रणवर्तम अवघर्षणमिति गाढ़ शिथिल स्थानेषु समबंधम च गुणाभाव इति। यदि सम और शिथिल बंध बांधने की जगह गाढ़ बंध बांधा जाए तो विकेशिका तथा औषध निरर्थक हो जाता है तथा व्रण स्थान में शोक और वेदना होती है। गाढ़ और संबंध के स्थान में यदि शिथिल बंध बांधा जाए तो वर्त तथा औषधि गिर जाती है। पट्ट के ऊपर इधर उधर खिसकते रहने से व्रण के मार्ग में घर्षण होता है। इसी तरह गाढ़ शिथिल बंध के स्थानों में संबंध बांधने से कोई गुण नहीं होता है। अविपरीत बंधे वेदना उपशांतिर शांतिर असिक प्रसादो मार्दों च। यदि बंधन अनुकूल बांधा जाए तो वेदना का शमन, रक्त की शुद्धि तथा व्रण स्थान में मृदुता उत्पन्न होती है। तो आगे क्या दे रखा है? अबध्यमानो दंस मशक तृण काष्ठ उपल पांशु शीत वात आत प्रभृत विशेषर अभिहन्यते व्रणो विविध वेदना उपद्रुतश्च दुष्टताम उपपैत्यालेपनादीन च अस विशेषाम उपयान्ति। तो यदि व्रण पर बंधन नहीं बांधा जाए तो मक्षिका, मच्छर, घास, लकड़ी, पत्थर के कण, धूलि, ठंडक, वायु, धूप आदि से व्रण दूषित हो जाता है तथा अनेक प्रकार की वेदनाओं से उपद्रुत होकर अधिक दूषित हो जाता है तथा उस पर लगाए हुए आलपते जल्दी सूख जाते हैं। अगला है चूर्णितम मथितम भग्नम विश्लिष्टम अति पातितम अस्थि स्नायु शिरा छिन्नम आशु बंधेन रोहति सुखमिव व्रणीष्यते सुखम गच्छति तिष्ठति सुखम शय्यासनस्थम क्षिप्रम सरोहन्ति व्रण। तो यहाँ पर दे रखा है कि बंधन से क्या क्या लाभ होते हैं। तो आघात से शरीर का कोई भाग चूर्णित हो जाए, विलोडित हो जाए, टूट जाए, संधिच्युत हो जाए, स्वस्थान से च्युत होकर लटकने लगे अथवा अस्थि वायु और सिराएं छिन्न हो जाएं तो बंधन बांधने से ठीक हो जाते हैं। बंधन से व्रणी पुरुष ठीक तरह से सोता है, सुख से चलता है, स्वरूप और खड़ा रह सकता है, बैठ सकता है तथा जो सुख से सो सकता है और बैठ सकता है उसका व्रण भी शीघ्र भर सकता है। फिर अबंध्या किसका नहीं बांधना चाहिए? तो पित्त रक्त अभिघात विष निमित्ता यदा च शोभ दाह पाक राग तोद वेदना अभिभूता क्षार अग्नि दग्धा पाकात प्रकुपित प्रशीर्णम माश्चास भवति। तो पित्त तथा रक्त की दृष्टि से अभिघात से और विष के कारण उत्पन्न व्रण तथा सूजन, जलन, पाक, लालिमा, सुई चुभने किसी पीड़ा और वेदना से युक्त तथा क्षार और अग्नि द्वारा जलाने से उत्पन्न व्रण तथा पाक से मांस सड़कर छड़ता हो तो ऐसे व्रणों में बंधन नहीं बांधना चाहिए। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। जहाँ पर पित्त और रक्त की बहुत ज़्यादा दृष्टि है या अभिघात हुआ है या विष लगा हुआ है, इस तरह की चीज़ें होती हैं या क्षार या अग्निकर्म करते हैं तो वहाँ पर बांधते नहीं हैं। आगे है कुष्ठिनाम अग्निदग्धानां पीड़िका मधुमेहिनां कर्णिकाश्च उन्दुरु विषे विषजुष्ट प्रणाश्चैय मांसपाके न बध्यन्ते गुदपाके च दारुणे स्वबुद्धे चापि विभजेत कृत्याश्च बुद्धिमान। तो कुष्ठियों के व्रण जो होते हैं अग्निदग्ध व्रण होते हैं, मधुमेही मनुष्यों की पीड़िकाओं के व्रण, चूहे के काटने से फैले हुए विष के कारण उत्पन्न कर्णिका युक्त व्रण, विषय युक्त व्रण, मांसपाक जन व्रण और गुदपाक जन व्रण में बंधन बांधना निषिद्ध है। तो प्रमेही में कभी भी ऊपर से बंधन नहीं बांधेंगे। इसके अतिरिक्त बुद्धिमान वैद्य कहाँ बंधन लगाना उचित है और कहाँ अनुचित है आदि कृत्याकृत्य का विचार अपनी बुद्धि से कर ले में।
देशम दोषश्च विज्ञाय व्रणश्च व्रणकोविदः ऋतुश्च परिसंख्याय ततो बंधान अविशेषयेत। तो व्रण के विषय को जानने वाला विद्वान वह देश दोष व्रण ऋतु आदि का सम्यक विचार कर फिर यथा योग्य बंधन बांधे। आगे क्या है, ऊर्ध्वम तिर्यगधस्तांच यंत्रणा त्रिविधामता यथा च बध्यते बंधस्तथा वच्याम अशेस्त घनाम कवलिकाम दत्त्वा मृदु च अपि पट्टकम विकेशिकाम औषधम च अनति स्निग्धम समाचरेत प्रक्लेदयति यति स्निग्धा तथा रुक्षा शृणोति च युक्त स्नेह रोपयति दूनरस्ता घर्षति विषमंच व्रणम कुर्यात् स्तंभयेत श्रावयेत तथा यथा व्रणम विदित्वा तु योगम वैद्यम प्रयोजयेत। तो इसमें क्या है, ऊपर नीचे तथा टेढ़ी इस प्रकार बंध ग्रंथि 3 तरह से लगाई जाती है। अब जिस तरह बंधन बांधा जाता है उस विधि को संपूर्ण रूप से कहते हैं। प्रथम व्रण स्थान में विकेश की वर्ती लगा के औसत कल्क लगावें, फिर उस पर मोटी कवलिका रुई या गाज का पैड या गद्दी रखकर मुलायम पट्ट से बांध देना चाहिए। विकेशिका वर्ती तथा औषधि इन्हें अधिक चिकनी करके न लगाएं, क्योंकि अति स्निग्ध व्रण वर्ती स्थान को क्लीन कर देती है तथा रुक्ष वर्ती या औषध उस व्रण को हानि पहुंचाती है, किंतु उचित स्नेहयुक्त वर्ती व्रण को भरती है। यदि वर्ती को ठीक न रखी जाए तो व्रण के मार्ग का घर्षण करती है, व्रण को विषम बनाती है, स्राव को निरोध कर देती है और या स्राव को बढ़ा देती है। इसलिए व्रण का उचित निरीक्षण करके यथा योग्य उपचार करना चाहिए। अगला है, पित्तजे रक्ते वाप सकृत परिक्षिपेत असकृत कफजे वाप वातजे च विचक्षण तलेन पीड्याथ श्रावेद अनुलोमतः सर्वांश बंधान गुणांतान संधिश विनिवेशयेत। तो इसमें क्या कर रहे हैं, पित्त तथा रक्त की दृष्टि से उत्पन्न व्रण में एक बार ही दबाकर दोष का स्राव करना चाहिए। कफजन तथा वातजन व्रण में 2 बार दबाकर पुए निकालना चाहिए। हस्तस्थल से व्रण को धीरे धीरे दबाकर अनुलोम रूप से पुए आदि को निकालें तथा सर्व प्रकार के बंधनों को इस तरह बांधे कि उसके सिरे तथा जोड़ बाहर में दिखाई न दें। तो ओष्ठस्य अपि एष संधाने यथोदिष्टो विधि स्मृत बुद्धयोत्प्रेक्ष्य अभियुक्तेन तथा च अस्ति सुजानता उत्तिष्ठतो निष्णस्य शयनं वा अधिगच्छत गच्छतो विविधैर्यानैर्नास्य दुष्यति सव्रण ये च स्यूर्मांस संस्था वा त्वग गताश्च तथा व्रण संधि अस्थि कोष्ठ प्राप्ताश्च शिराय स्नायु तथा अवगाढ़ गंभीरा सर्वतो विषम स्थिता नैते साधयितुं शक्या ऋते बंधाद भवन्ति ही। तो ओष्ठ के संधान कर्म में तथा अस्थि के जोड़ने में भी विद्वान वैद्य स्वबुद्धि से विचार कर उक्त विधि के अनुसार ही बंधन बांधे। बंधन से उठते बैठते सोते अनेक सवारियों पर बैठकर चलते हुए पुरुष का व्रण दूषित नहीं होता है। जो व्रण मांसल स्थानों में होते हैं, त्वचा के अंदर जो व्रण होते हैं तथा संधि ओष्ठ स्थानों में जो व्रण होते हैं एवं सिराय स्नायु में होने वाले व्रण तथा जो गाढ़े और गंभीर व्रण होते हैं एवं जो सर्वथा विषम व्रण होते हैं बंधन के बिना ठीक नहीं हो सकते हैं। आगे है, इति सुश्रुत संहितायां सूत्र स्थाने व्रणालेपन बंध विधिर नाम अष्टादशो अध्याय। तो इस तरीके से सुर संहिता के सूत्र स्थान का व्रणालेपन बंध विधि 18वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।